हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी वर्क्स के बारे में और कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। लाइफ मीन्स हो गया जीवन परिचय, वर्क्स मीन्स इनकी रचनाओं के बारे में, और अंग्रेजी साहित्य में इनका क्या योगदान था इसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करनी है। तो आप सभी लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, वो आपको लिखना रहेगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक बार अगर आप पढ़ लेंगे इस वीडियो को। चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछता तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इनको हम रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग को डिस्कस करनी है। चलिए सबसे पहले हम इनके लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता भाई बहन कौन कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। रविंद्रनाथ टैगोर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यानी कि इनके अंदर कई गुण थे। मल्टी टैलेंटेड का मतलब कई गुणों वाले। जैसे ही वॉज ए पोइट, ये कवि भी थे। ही वॉज ए नॉवलिस्ट, यानी कि एक उपन्यासकार भी थे। पेंटर भी थे। ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे। एक कंपोज़र, रचयिता भी थे। कंपोज करने वाले, कंपोज मतलब जो कविताओं को लिखते हैं उनको कंपोज़र बोलते हैं। तो एक रचयिता भी थे। अब फिलोसफर, एक दार्शनिक भी थे, एट्सेट्रा। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जैसे पोएट, नॉवेलिस्ट, पेंटर, सोशल रिफॉर्मर, कंपोज़र, फिलोसफर, ये सभी थे। एंड वॉज आल्सो नोन एज गुरुदेव, और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ये इतिहास में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुदेव किसे कहते हैं। तो गुरुदेव कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ये तो मैंने ये बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर थे कौन। अब थोड़ा सा हम लोग इनके जीवन परिचय यानी कि इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 6 मई 1861 इन जोरासंको मैंसन, कलकत्ता। देखिए डेट जो है कहीं कहीं 7 लिखी होती है, तो डेट में उतना मत जाइए, क्योंकि डेट, हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं ये थोड़ा आगे पीछे होती हैं कई कई किताबों में, तो उस पर आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी है। आपको ये जानना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। 1861 में हुआ था, 6 मई को। कहाँ हुआ था? जोरासंको मैंसन मीन्स होता है महल। जोरासंको महल था कलकत्ता में। जोरासंको महल था कलकत्ता में, उसी महल में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिताजी का नाम क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड हिज मदर वॉज शारदा देवी, और इनकी माता जी का क्या नाम था? शारदा देवी। इट वॉज ए कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था। ये देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिनको आप लिख लिया कीजिए। कोइंसिडेंस मीन्स होता है संयोग, जैसे आप कहते हैं ना संयोगवश मिल गया, तो ऐसे ही कोइंसिडेंस। इट वॉज ए कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था। दैट की टैगोर एंड मोतीलाल नेहरू, जो कि फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो यह एक संयोग था कि टैगोर एंड मोतीलाल नेहरू वर बॉर्न ऑन द सेम डेट। टैगोर और मोतीलाल नेहरू जी का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये क्या था? एक संयोग था। मोतीलाल नेहरू और टैगोर जी एक ही दिन पैदा हुए थे। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 7 सिबलिंग्स। ही वॉज द यंगेस्ट, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर सबसे छोटे थे। ऑफ 7 सिबलिंग्स, 7 भाई बहनों में। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन। तो जो इनके पिताजी थे, इनके 7 लड़के थे, मतलब लड़की लड़का मिला करके 7 पुत्र थे, पुत्रियाँ थीं, और उन्हीं में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो सबसे छोटे थे। फिर है ड्यू टू टैगोर्स मदर डाइड, टैगोर की
माँ के मर जाने के कारण, यानी कि टैगोर की माता जी की मृत्यु हो गई थी इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, इनके बचपन में ही, यानी कि जब टैगोर जी बचपन में थे यानी छोटे थे तभी इनके माता जी की मृत्यु हो गई थी, और इस कारण ही वॉज ब्रॉट अप बाय सर्वेंट्स, इनका पालन पोषण नौकरों के द्वारा किया गया, सेवकों के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब अपने बचपन की अवस्था में थे तभी इनकी माता जी की डेथ हो गई थी, और इसी कारण इनका जो पालन पोषण किया गया वो सर्वेंट्स के द्वारा किया गया, नौकरों या नौकरानी जो भी कह लीजिए इनके द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर अर्लियर नोन एज रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका प्रारंभिक नाम क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर। हालांकि इनको प्यार से लोग रवि कहते थे। प्यार से क्या कहते थे? रवि। फिर है बोथ हिज ग्रैंडफादर एंड हिज फादर। अभी देखिए ग्रैंडफादर के साइड में लिखा हुआ है प्रिंस द्वारका नाथ, यानी कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, उनको हम लोग राजकुमार द्वारका नाथ कहते थे। क्या कहते हैं? इतिहास में उनको कहा जाता है राजकुमार द्वारका नाथ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा शान शौकत वाला था। राजकुमारों जैसा वो पहनते थे, उनके जैसा रहते थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे हर एक चीज़ पर, तो इसलिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादाजी थे उनको हम लोग प्रिंस द्वारका नाथ कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा है बोथ, दोनों, हिज ग्रैंडफादर एंड हिज फादर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा और इनके पिताजी हैड ए स्ट्रॉन्ग सोशल बैकग्राउंड, इनके पास एक मजबूत सामाजिक बैकग्राउंड था, यानी कि आधार था। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? आधार। एज हिज ग्रैंडफादर वॉज ए फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन राय, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ग्रैंडफादर थे वो राजा राम मोहन राय के फ्रेंड थे। एंड हिज फादर वॉज द बिग सपोर्टर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे ये बड़े सपोर्टर थे, सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे। एज वेल एज, और साथ ही साथ द स्ट्रेंथ, शक्ति भी थे, ऑफ ब्रह्म समाज के, इन हिज पामी डेज, अपने खुशी के दिनों में। समझे? यहाँ पर किन दोनों की बात की गई है? एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी की बात की गई है, ये देखिए फादर की बात की गई है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर की बात की गई है। बताया गया है कि ये दोनों बहुत ही राजसी तरीके से रहते थे और एक प्रकार से बहुत मजबूत स्थिति में थे, इनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। अभी और इनके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, कि इनके भाई बहन क्या थे। जैसे आप ये तो जान गए कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, फिलोसफर थे, कंपोज़र थे, पोएट थे, लेकिन इनके भाई बहन क्या थे ये सब भी तो जानना ज़रूरी है। तो वही है फैमिली बैकग्राउंड। देखिए ध्यान से देखिए, आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य, वर रूटेड इन हिज फैमिली बैकग्राउंड। वर रूटेड इन हिज फैमिली बैकग्राउंड मतलब इनके फैमिली की जड़ में था, यानी कला और साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली की जड़ों में विद्यमान था। शुरुआत से ही इनकी फैमिली के लोग कला और साहित्य में विशेष रुचि लेते थे। हिज फैमिली वॉज द पब्लिशर ऑफ लिटरेरी मैगजीन्स, इनकी जो फैमिली थी वो साहित्यिक पत्रिकाओं का पब्लिशर हुआ करती थी, मतलब संपादक हुआ करते थे। जो साहित्यिक मैगजीन्स निकलती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, उनका संपादक इनकी फैमिली किया करती थी, इनकी फैमिली के लोग किया करते थे। एज वेल एज, साथ ही साथ दे वर एक्टिव इन थिएटर, वो सिनेमा में भी आगे थे। एक्टिव का मतलब सक्रिय थे, थिएटर मतलब सिनेमा में। एंड फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, और क्लासिकल म्यूज़िक के भी शौकीन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो परिवार वाले थे वो मैगजीन्स का संपादन करते थे, थिएटर में आगे रहते थे, विशेष रुचि लेते थे, क्लासिकल म्यूज़िक में आगे रहते थे, ये सारी चीज़ें थीं। इवन टैगोर्स फादर एम्प्लॉयड, ये देखिए इवन यहाँ तक कि टैगोर्स फादर एम्प्लॉयड म्यूजिशियंस, टैगोर के जो पिताजी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे उन्होंने एम्प्लॉयड, नियुक्ति की थी, म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ की, फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए, क्लासिकल म्यूज़िक टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को।
यानी कि अपने बच्चों को संगीत सिखाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने अपने बच्चों को संगीत सिखाने के लिए संगीत के शिक्षक की नियुक्ति की थी। समझे? अपने घर पर संगीत के शिक्षक को रखा था रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने, ताकि हमारे बच्चे संगीत भी सीख सकें, क्लासिकल म्यूजिक सीख सकें। फिर है टैगोर सिबलिंग्स वर आल्सो फुल ऑफ लिटरेरी माइंड, यानी कि जो टैगोर के भाई बहन थे, सिबलिंग्स का मतलब मैंने बताया था सगे भाई बहन, टैगोर के जो सगे भाई बहन थे वर आल्सो फुल ऑफ लिटरेरी माइंड, वो भी साहित्यिक दिमाग से एकदम भरे हुए थे। यानी कि उनके भाई बहनों का दिमाग भी साहित्य में एकदम घुला मिला था। जैसे हिज ब्रदर्स, इनका जो भाई था, यानी इनके कई भाई थे तो वही बता रहा है। हिज ब्रदर्स लाइक देवेंद्रनाथ वॉज ए फिलोसफर, जैसे इनका एक भाई था देवेंद्रनाथ, सॉरी देवेंद्रनाथ नहीं है, द्विजेंद्रनाथ है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक भाई था द्विजेंद्रनाथ, वो क्या था? फिलोसफर था एंड पोएट, और कवि भी था। एक और भाई था ज्योतिरिंद्रनाथ, देखिए बोलने में प्रॉब्लम होती, ज्योतिरिंद्रनाथ वॉज ए म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्ले राइट, यानी एक और भाई था ज्योतिरिंद्रनाथ, वो म्यूजिशियन था, कंपोजर था एंड प्ले राइट था। प्ले राइट का मतलब नाटककार, म्यूजिशियन का मतलब सभी लोग जानते हैं संगीतज्ञ, और कंपोजर का मतलब रचयिता था। एंड स्वर्ण कुमारी, और एक स्वर्ण कुमारी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहन थी, सिस्टर थी, वाज नोबलिस्ट, वो क्या थी? एक उपन्यासकार थी। हिज वन ऑफ ब्रदर नेम्ड सत्येंद्रनाथ, इनके एक और भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ, वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे, अपॉइंटेड, जिनकी नियुक्ति हुई थी एज ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस, यानी ICS की परीक्षा में इनकी नियुक्ति होती। यानी कि गैर यूरोपियन की बात करें तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। ICS इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग IAS कहते हैं, उससे पहले ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस या इंपीरियल सिविल सर्विस। और उसकी परीक्षा सबसे पहले किसने पास की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने। और वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो ये मैंने आपको बता दिया इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि इनकी फैमिली में कौन कौन थे और किस किस पोस्ट पर थे। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं। आल्दो हिज फर्स्ट लैंग्वेज वॉज बंगाली, हालांकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्राथमिक भाषा थी, फर्स्ट लैंग्वेज यानी प्राथमिक भाषा थी, वो बंगाली थी। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग्स इन बंगाली, इसलिए इन्होंने लिखना किस भाषा में शुरू किया? बंगाली भाषा में। क्योंकि इनकी प्राथमिक भाषा बंगाली थी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले जब लिखना शुरू किया तो बंगाली भाषाओं में लिखना शुरू किया। बट लेकिन लेटर, बाद में, ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ देम इनटू इंग्लिश, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, यानी अनुवाद किया। विच बिकेम द माइलस्टोन फॉर हिज लिटरेरी कैरियर, जो इनके साहित्यिक जीवन के लिए माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि जिन रचनाओं को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वही रचनाएं इनके कैरियर को चेंज कर देती हैं, यानी कि इनके कैरियर को उठा देती हैं, ऊपर कर देती हैं। हाउएवर, हालांकि ही हैज़ रिटन सो मेनी पोएम्स, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स की, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ की, नॉवेल्स की एंड ड्रामास की रचना की है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी पोएम्स लिखा है और बहुत सारी स्टोरीज़ को लिखा है, बहुत सारी नॉवेल्स, ड्रामा। पोएम्स सभी लोग जानते हैं, कविता, शॉर्ट स्टोरीज़ जो संक्षिप्त कहानियाँ होती हैं, नॉवेल्स, उपन्यास, ड्रामा मतलब नाटक, इन सारी चीज़ों की इन्होंने रचना की है बहुत सारी। बट लेकिन हिज फेम मेनली लाइज इन गीतांजलि, लेकिन इनको प्रसिद्धि किस में मिली? गीतांजलि पर। हिज फेम मेनली लाइज ऑन गीतांजलि, इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि गीतांजलि पर मिली। एंड द नेशनल एंथम जनगण मन, और जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़, इन पर। यानी दो चीज़ें ऐसी थी, दो रचनाएं इनकी ऐसी थी जिस पर इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, एक तो गीतांजलि और एक जनगण मन। ही हैड आल्सो रिटन द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है?
जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पर कभी बांग्लादेश और इंडिया का मैच हो तो मैच से पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान गाया जाता है। तो वहाँ पर आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान गाया जाता है बांग्लादेश का। इसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, और जो अपने देश का राष्ट्रगान है उसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाई टैगोर्स वर्क। जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी कहीं ना कहीं टैगोर की रचनाओं से ही प्रेरित है, यानी कहीं ना कहीं टैगोर की रचनाओं का भी अंश उसमें मिलता है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज इन बंगाली लिटरेचर। बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में या फिर भारतीय साहित्यिक क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वही यहाँ पर लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़, यानी कि महान व्यक्तियों में से रविंद्रनाथ टैगोर जी एक थे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, एज वेल एज साथ ही साथ इन बंगाली लिटरेचर, बंगाल के साहित्य में। बंगाल, और चाहे हम बंगाल के साहित्य की बात करें यानी पश्चिम बंगाल, या फिर हम बात करें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे, यानी कि पर्सनालिटी इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। हिज कंट्रीब्यूशन टू इमर्जिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और टू बंगाली इंग्लिश लिटरेचर इज सिग्निफिकेंट एंड रिमार्केबल। भारतीय अंग्रेजी साहित्य में या फिर बंगाली साहित्य में इनका जो योगदान रहा है इंग्लिश को उठाने में, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एंड रिमार्केबल और उल्लेखनीय है, यानी कि इसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हिज कॉन्शियस माइंड एंड एबिलिटी टू पेनिट्रेट और अंडरस्टैंड। देखिए, पेनिट्रेट का मतलब भी होता है समझना, इसीलिए यहाँ पर और लगा दिया उसने, पेनिट्रेट और अंडरस्टैंड, तो इसका भी मतलब होता है समझना। हिज कॉन्शियस माइंड एंड एबिलिटी टू पेनिट्रेट और अंडरस्टैंड नेचर एज वेल एज लाइफ अराउंड हिम मेड हिम अ ग्रेट लिटरेरी फिगर। इनके समझने का जो तरीका था प्रकृति को, यानी प्रकृति को बहुत ध्यान से, बहुत करीब से देखते थे और उसको समझते थे, और इनका माइंड बहुत ही कॉन्शियस होता था, सचेत होता था। इनका जो माइंड था बहुत सचेत होता था, बहुत जागरूक होता था, यानी कि जो इनकी तर्क शक्ति थी या फिर प्रकृति को समझने की जो शक्ति थी, इसी चीज़ ने इनको लिटरेरी फिगर बना दिया, यानी कि साहित्यिक व्यक्तित्व इनको प्रदान कर दिया। साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे, टू गेट द नोबेल प्राइज़ पाने वाले फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913 यानी 1913 में, एंड गेन्ड अ प्लेस, और इन्होंने एक स्थान पा लिया, फॉर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, ऑन द वर्ल्ड लिटरेरी सीन, विश्व साहित्यिक के क्षेत्र में, यानी विश्व साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक इतिहास में इन्होंने अपना एक स्थान पा लिया। और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको जीतने वाले पहले भारतीय थे। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, गीतांजलि। और ये भी जान लीजिए कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था, इनकी जो एक पोएम्स की कलेक्शन थी गीतांजलि, उसी पर इनको मिला था। यानी कि ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनको नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो इनकी एक रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि क्या था, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, यानी इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, इन्हीं को इसी के आधार पर दिया गया था। फिर है टैगोर्स ट्रैवलिंग एंड हिज अर्ली राइटिंग। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टैगोर्स के यात्रा के बारे में और इनकी कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं उसके बारे में। लाइक शेक्सपियर, टैगोर हैज़ हैड वेरी लेस स्कूलिंग। शेक्सपियर की तरह टैगोर को भी बहुत कम शिक्षा मिली थी, स्कूली शिक्षा जिसे हम कहते हैं। स्कूलिंग का मतलब स्कूल में जाकर जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, कॉलेज में जो जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं स्कूलिंग।
तो स्कूलिंग एजुकेशन टैगोर को भी बहुत कम मिली थी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं जो शेक्सपियर थे, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, विलियम शेक्सपियर, लेकिन फिर भी इन्होंने एक से बढ़कर एक वर्क्स की रचना की, एक से एक रचनाएं इन्होंने की। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, बहुत सारी है। तो शेक्सपियर की तरह रविन्द्रनाथ टैगोर की भी स्कूलिंग एजुकेशन बहुत कम हुई थी। एंड ही लर्न मोर फ्रॉम हिज ट्रेवलिंग, और ज़्यादातर शिक्षा इन्होंने कैसे प्राप्त की थी? ट्रेवलिंग यानी यात्रा करके, नेचर प्रकृति को देख करके, एंड फ्रॉम सोसाइटी और समाज से, एंड द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और आदमियों के जीवन से, यानी व्यक्तियों के जीवन से, समाज से, प्रकृति से और यात्राओं से अधिकतर शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्राप्त की थी। स्कूली शिक्षा इनकी कम थी। फिर है आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ 11, यानी 11 वर्ष की अवस्था जब इनकी हो गई, जब ये 11 वर्ष के हो गए, एंड आफ्टर हिज उपनयन संस्कार, और जब इनका उपनयन संस्कार हो गया, हमारे यहाँ 16 संस्कार है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जब ये 11 वर्ष की अवस्था इनकी हुई रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और इनका उपनयन संस्कार हो गया, उसके बाद इन 1873 1873 में ही फर्स्ट विजिटेड शांति निकेतन। ये कहाँ गए? शांति निकेतन गए। एंड वेंट टू डलहौजी विद हिज फादर, और ये फिर डलहौजी गए, अपने पिताजी के साथ में डलहौजी गए। दियर ही रेड द बायोग्राफीज, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, संस्कृत एंड द पोइट्री ऑफ कालिदास एंड अदर पोइट्स वेरियसली। जब ये डलहौजी गए तो वहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? दियर ही रेड, वहाँ पर इन्होंने पढ़ी द बायोग्राफीज, यानी कि बायोग्राफी पढ़ी, आत्मकथाएँ पढ़ी। हिस्ट्री, इतिहास पढ़ा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब आप कह सकते हैं ज्योतिष विज्ञान, जो अंतरिक्ष वाली चीज़ें होती हैं, इसके बारे में इन्होंने पढ़ा। साइंस, विज्ञान पढ़ा। संस्कृत, और संस्कृत भी पढ़ा। एंड द पोइट्री ऑफ कालिदास, और कालिदास की जो कविताएं थी उसको भी इन्होंने पढ़ा। एंड अदर पोइट्स वेरियसली, और अन्य कई कवियों के बारे में पढ़ा। ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग, अपनी यात्रा के दौरान, ही विजिटेड अमृतसर, ये अमृतसर भी गए। वेयर, जहाँ पर इन गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर में, आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। तो जब स्वर्ण मंदिर में गए अमृतसर में, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉन्ग्स ऑफ गुरु नानक बाणी, तो वहाँ पर गुरु नानक वाणी के जो गीत गाए जाते हैं उसको सुनकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। लेटर ही मेंशन्ड दीज एक्सपीरियंसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी माई रेमिनिसेंस। बाद में इन सारे अनुभवों को, यानी जो यात्रा करने के दौरान इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए थे, चाहे वो किसी मंदिर की बात हो या किसी से मिले हों, उन सारे अनुभवों को, सारे एक्सपीरियंसेस को इन्होंने मेंशन किया, यानी वर्णन किया है। किसमें? इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा माय रेमिनिसेंस में। इनकी जो एक आत्मकथा है मेरा संस्मरण, इसको हिंदी में कहेंगे मेरा संस्करण, माय रेमिनिसेंस। इसी में इन्होंने अपने सारे अनुभव, अपनी सारे एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया है। और ये कब लिखी गई थी? 1912 में। फिर है टैगोर बिगेन हिज राइटिंग एट एन अर्ली स्टेज व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। जब टैगोर 15 साल के थे तभी से इन्होंने रचनाओं को लिखना शुरू कर दिया था, यानी रचनाएं करनी शुरू कर दी थी जब ये 15 साल के थे। इन 1875 1875 में हिज फर्स्ट पब्लिकेशन केम, इनका पहला पब्लिकेशन आया। दैट वाज इन प्रोज, जो कि प्रोज में था, एंड वर्स, और वर्स में, यानी गद्य में भी था और पद्य में भी था। बिफोर अटेनिंग हिज 18 वर्ष के होने के पहले ही रोट अबाउट 7,000 लाइन्स इन वर्स, यानी जब ये 18 वर्ष के नहीं हुए उसके पहले ही इन्होंने 7,000 लाइनें लिख दी थी। कविताओं की 7,000 लाइनें ये लिख चुके थे। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, इनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी था, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, जो कि वास्तविक रूप से बंगाली में लिखा हुआ था, वो कौन सा था? भिखारिनी, वो भिखारिनी था। लेटर, बाद में इट वॉज ट्रांसलेटेड, इसका अनुवाद किया गया इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में एज द बेगर वुमेन, बेगर
वुमेन के नाम से। यानी कि जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जो कि वास्तविक रूप से बंगाली भाषा में लिखी थी, वो कौन सी थी? भिखारिनी। लेकिन बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका इंग्लिश में नाम क्या हो गया? द बेगर वुमेन। दैट टाइम, उस समय, ही गॉट इंस्पिरेशन, इनको प्रेरणा मिली, फ्रॉम बंगाली वैष्णव सिंगर, यानी कि जो वैष्णव धर्म को मानने वाले संगीतज्ञ थे, सिंगर थे, गायक थे, उनसे इनको प्रेरणा मिली। एंड फ्रॉम इंडियन डिवोशनल पोइट्री, और जो भारतीय गीत थी, भारतीय भक्ति गीत थी, उनसे इनको प्रेरणा मिली। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद, पुराण, रामायण एंड महाभारत वॉज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ फॉर टैगोर एंड इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन अपॉन हिम। और भी कुछ पुस्तकें हमारे यहाँ की हैं, जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे वेद हो गया, जो आप जानते हैं 4 वेद हैं, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, रामायण, महाभारत, ये भी कहीं ना कहीं इनकी इंस्पिरेशन के सोर्स थे, यानी इनकी प्रेरणा के स्रोत थे, और इसका प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, इसका प्रभाव देखा जा सकता है अपॉन हिम, इन पर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर। द इंडियन सेंट्स, जो भारतीय संत थे, सेंट्स का मतलब क्या होता है? संत। द इंडियन सेंट्स, भारतीय संत, लाइक गुरु नानक, जैसे गुरु नानक एंड कबीर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिम, इन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रभावित किया है। कुछ संत हैं जैसे गुरु नानक देव, कबीर दास, इन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रभावित किया। तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपकी वीडियो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो आपको बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं। और ये फर्स्ट पार्ट आप मान लीजिए, इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लाइफ, वर्क्स और कंट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।